अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है सेक्शन 27 के हवाले से। जिस तरह आप सबको पता है हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 26 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद वेरिएशन, यानी डिफेंडेंट अगर कुछ वेरिएशन सेटअप करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और अगर वो अपनी वेरिएशंस को प्रूव कर देता है तो फिर कोर्ट प्लेंटिफ को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती है वो विद वेरिएशन देती है जो डिफेंडेंट ने सेटअप की थी। सेक्शन 27 है पर्सन्स अगेंस्ट होम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी ग्रांट, यानी सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी किन किन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ मिल सकता है। आज हमने देखना है सेक्शन 27 में कि किन किन के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ कोर्ट दे सकती है। तो ये हम विद डिटेल इनको इलस्ट्रेशन से और जजमेंट से देखेंगे। ये बहुत अहम सेक्शन है ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली ये सेक्शन 23 के अपोजिट है। सेक्शन 23 में यह था कि किन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाती है, सेक्शन 27 में कि किन के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम बियर एक्ट से। बियर एक्ट है सबके पास? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सारे अपने बियर एक्ट निकाल लें। सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो अब यहाँ पर इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। जो हेडिंग है इसकी, इससे हमें सारा सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सेक्शन है किस चीज के हवाले से। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज, रिलीफ किस रिलीफ की बात हो रही है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ। अगेंस्ट पार्टीज यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ की बात हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज थी उनके खिलाफ, एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम, या उन पार्टीज के बाद जो पर्सन उस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था उस प्रॉपर्टी पे टाइटल कोई अपना क्लेम कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट टाइटल। जिनके पास टाइटल जो था वो उस वक्त नहीं था जब दो पार्टीज के दरमियान मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली किसी वजह से कोई ऐसा इवेंट हुआ कि वो अपना टाइटल अब क्लेम करने। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मिसाल के तौर पे ए और बी दो एंटिटीज है और इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया किसी घर के हवाले से। तो बाद में मिसाल के तौर पे ए इसकी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो इसकी ऑब्लिगेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो बी को जो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दिया जाएगा वो दिया जाएगा अगेंस्ट द ए। तो ये बात तो हो गई रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज, यहाँ तक कि पार्टी के खिलाफ जो रिलीफ दिया जा सकता है। आगे है एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय अ सब्सिक्वेंट टाइटल। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस घर की एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, इस घर का जो टाइटल होल्डर था वो ए था, यानी ए के पास इस घर का टाइटल था, ए इसका मालिक था। लेकिन बाद में किसी भी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि कोई और एंटिटी, मिसाल के तौर पे सी, वो भी इस घर का टाइटल क्लेम कर रही है सब्सिक्वेंटली, यानी जिस वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त सिर्फ टाइटल इसी के पास था, लेकिन बाद में किसी सिचुएशन की वजह से सब्सिक्वेंटली कोई थर्ड पार्टी अगर उस टाइटल को क्लेम कर रही है तो इसके खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ लिया जा सकता है। यानी कोर्ट इस जो बाद में कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी एंटिटी जो सब्सिक्वेंटली कोई प्रॉपर्टी में जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्रॉपर्टी में सब्सिक्वेंटली अपना टाइटल क्लेम कर रही है, तो उस एंटिटी के खिलाफ भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट कर सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी कि मिसाल के तौर पे वही ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी घर के हवाले से, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ए ने कहा कि मैं घर अपना आपको बेच रहा हूँ 50 लाख के गज, जस्ट एज्यूम। अच्छा, अब ए ने बाद में सी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सी को कह दिया कि मैं आपको अपना ये घर 60 लाख का बेच रहा हूँ, यानी इसके साथ 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया उसी घर के हवाले से एग्रीमेंट टू सेल, और बाद में सी को भी वो घर सेल कर दिया। अब होता यह है कि जब जाहिर है ए अब बाउंड हो गया ना, या तो इसके साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे या सी के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अब जब ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो
उस वक्त सी के पास इस घर का टाइटल क्लेम करने का कोई राइट नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक ए ने सी के साथ कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद सी ने एक और एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, ए ने एक और एग्रीमेंट टू सेल कर दिया सी के साथ। तो अब इस घर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर बी कराता है तो सी भी उस घर में अपना टाइटल क्लेम करता है, इसे कहते हैं कि सब्सिक्वेंट टाइटल। तो अब यहाँ पे जब बी अगर सी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है तो उसको कहते हैं कि पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय अ सब्सिक्वेंट टाइटल, यानी इनके अंडर ये क्लेम कर रहा है सब्सिक्वेंट टाइटल के तहत, जो टाइटल इनके पास बाद में आया। तो अब इसको हम देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसके खिलाफ मिल सकती है नहीं मिल सकती। ए ने 2 के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो घर इसको जाएगा या इसको जाएगा, वो हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि सब्सिक्वेंट टाइटल के क्या मतलब है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त तो कोई थर्ड पार्टी उस घर का, उस प्रॉपर्टी का जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, टाइटल क्लेम नहीं कर रही थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली किसी इवेंट की वजह से उसके पास एक राइट क्रिएट हो गया कि वो उस घर का टाइटल क्लेम करे। तो उसके खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, हमने ये देखना है। और पार्टी के खिलाफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दिया जाता है हमें वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, वही आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में कहीं और जगह पे अगर नीचे जो बात कर रहा है इसके अगेंस्ट बात की गई है तो वो वाली बात सुपरसीड करेगी या बैक स्टेप पे रहेगी। अगर इसके अगेंस्ट कोई, इसके कॉन्ट्रेरी कोई बात नहीं है इस चैप्टर में, तो फिर ये वाली बात इंटैक्ट रहेगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट, किन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है, ए आइदर पार्टी देयर टू, यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए उसके ब्रीच कर रहा है, ए उसकी ब्रीच कर रहा है तो ए के खिलाफ दी जा सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी ब्रीच कर रहा है तो बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में और भी कोई एंटिटीज थी, 5-6 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, तो आइदर पार्टी किसी एक पार्टी के खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं या किसी एक पार्टी के खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। आइदर पार्टी देयर टू यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज थी। अच्छा, क्लॉज बी, any other person claiming under him by a title arising subsequently to the contract। अब हम ये वाली एग्जांपल डिटेल में समझते हैं कि ए और बी के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस वक्त ये वाली पार्टी नहीं थी। एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, किसके अंडर, इस प्रॉपर्टी का टाइटल को क्लेम कर रहा है अंडर हिम, इसके इस टाइटल, इसका जो टाइटल था उसके अंडर, अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका टाइटल क्लेम करने का राइट आया है इसके पास, या जिस बिहाफ पे ये टाइटल क्लेम कर रहा है वो सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसके पास ये राइट आया है कि वो अपना टाइटल क्लेम कर सके, या उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि कोई अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन अपना टाइटल क्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। अब इस पूरे सिनेरियो को मैं आपको समझाता हूँ 2-3 प्रोपोजिशन बना के। अब होता ये है कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट तो सेल किया और इसे कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपए का घर बेचता हूँ। बी ने कहा ठीक है। 1 महीने का टाइम था कि 1 महीने बाद ए बी से 50 लाख रुपए लेगा और बदले में ये घर को बी को ट्रांसफर कर देगा। अब उन महीना गुजरने से पहले ही ए सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं घर आपको मिसाल के तौर पर 60 लाख का बेच रहा हूँ। तो अब ये भी इस घर में टाइटल क्लेम कर रहा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली कर रहा है। पहले टाइटल इसका था, इस कॉन्ट्रैक्ट के सब्सिक्वेंटली इसका टाइटल क्रिएट हुआ है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसकी टाइटल क्लेम करने का एक राइट इमर्ज हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर बी को इल्म था इस कॉन्ट्रैक्ट का कि पहले ए ने बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है, तो कोर्ट बी को सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दे देगी। यानी इसके पास नोटिस में था इसकी में कि जिस घर को मैं खरीद रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी को मैं एग्रीमेंट टू सेल पे ले रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल किसी और शख्स के साथ ऑनर ने या टाइटल होल्डर ने किया हुआ है, तो फिर इसके खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी को मिल सकती है। और इसने किसी अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए या
मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ये एक पार्टी ये घर खरीदना चाहा कि जबकि इसको ऑलरेडी पता था कि ये इस प्रॉपर्टी में पहले ऑलरेडी एग्रीमेंट तो सेल हुआ पड़ा है, फिर तो इस एंटिटी के खिलाफ जो सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेम कर रहा है उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ लिया जा सकता है। तो अब ये वाली बात हो गई कि किन के खिलाफ लिया जा सकता है। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट आइदर पार्टी देयर टू, किसी एक पार्टी के खिलाफ लिया जा सकता है। एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस शख्स के खिलाफ भी लिया जा सकता है जो सब्सिक्वेंटली उस चीज का टाइटल क्लेम कर रहा है। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त उसके पास टाइटल क्लेम करने का कोई ऐसा इवेंट नहीं था कि जिसके तहत वो टाइटल क्लेम कर सके, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ कि अब वो अपना टाइटल क्लेम कर रहा है, तो उस पार्टी के खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दिया जा सकता है। अब ये तो हो गया जनरल, सब्सिक्वेंटली जो टाइटल क्लेम कर रहा है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ हम ले सकते हैं, यानी बी सी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ले सकते हैं। अब इसके एक एक्सेप्शन वो बयान कर रहा है कि जहां पे हम सब्सिक्वेंटली जो शख्स टाइटल क्लेम कर रहा है उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं ले सकते। उस सिचुएशन को हम देखते हैं। एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी। अब इधर ट्रांसफरी ये भी है, एक्सेप्ट द ट्रांसफरी, इसको ट्रांसफरी का मतलब यानी सी किसके खिलाफ नहीं जा सकता, एक्सेप्ट किसके खिलाफ, यानी जो जनरल रूल है उससे कुछ एक्सेप्शन। अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी, यानी इसने अपनी मनी इसको पे कर दी है कंप्लीटली। जिस 60 लाख के एवज ये घर इसने एग्रीमेंट तो सेल किया था ना, इसने 60 लाख इसको दे दिए। वो हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसने अपनी मनी पे की हो, गुड फेथ में उसने अपनी कंसिडरेशन दी हो। गुड फेथ से मुराद ये है कि इसको कोई इल्म नहीं था कि इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि बी को प्रॉपर्टी ना मिले, तो यानी मेलाफाइड इसकी इंटेंशन नहीं थी। ये गुड फेथ में बोनाफाइड होगी कोर्ट के वो चीजें, इससे प्रॉपर्टी इसने खरीदी है गुड फेथ में। एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये है सी को इसका पता नहीं था कि इनके दरमियान पहले ए और बी के दरमियान इसी प्रॉपर्टी पे एग्रीमेंट तो सेल हुआ पड़ा है। एक तो ये बात, और दूसरा सी बोनाफाइडली गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा था। तो उस सूरत में सी के खिलाफ बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी एक तो बोनाफाइडली गुड फेथ में खरीदी है और उसकी विद कंसिडरेशन खरीदी है, यानी उसे गिफ्ट वगैरह में ए ने नहीं दी, विद कंसिडरेशन, और उसने कंप्लीटली अपनी कंसिडरेशन पे कर दी है। और उसके नोटिस में ये बात नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट टू सेल या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। तो उस सूरत में सी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर इसकी कोई इंटेंशन थी कि ताकि मैं इससे एग्रीमेंट टू सेल या नया कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं ताकि प्रॉपर्टी बी को ना मिले या कोई लेट जाके मिले, क्योंकि मैं सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेम कर लूंगा और फिर केस चलेगा बाद में बी को जाके मिलेगी, इसकी इस तरह की इंटेंशन थी। या इसने अपनी सारी मनी ए को नहीं पे की, अभी कंसिडरेशन नहीं इसने पे की, या इसके नोटिस में बात थी कि पहले इनके साथ कोई ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, या इसको प्रॉपर्टी या विदाउट कंसिडरेशन एक्सचेंज की सूरत में या गिफ्ट की सूरत में मिली थी, तो उस वक्त बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ले सकता है। और अगर इसने ये प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन यानी सेल परचेज हुई थी किसी गिफ्ट में या एक्सचेंज में इसे नहीं मिली, विद कंसिडरेशन और पेड, इसने पूरी अपनी जो कंसिडरेशन थी जिसने के इवज उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कंप्लीटली पे कर दी, और ये गुड फेथ में आया था और इसको पता नहीं था कि इसी प्रॉपर्टी पे पहले एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो फिर इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ बी नहीं ले सकता, अदरवाइज ले सकता। ये एक एक्सेप्शन है। जनरली यानी सब्सिक्वेंट टाइटल जो क्लेम कर रहा है कि उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ लिया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर जो सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेम कर रहा है उसने वो प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन खरीदी हो और कंसिडरेशन उसने फुल पे कर दी हो और गुड फेथ में खरीदी हो, और उसके नोटिस में भी ये बात नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो फिर उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं लिया जा सकता। अब मैं आपको इसी चीज के हवाले से कुछ जजमेंट देता हूँ। ट्रांसफर विद कंसिडरेशन, नंबर वन चीज, ट्रांसफर विद कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई एक्सचेंज वाला मामला ना हो
या कोई गिफ्ट वाला मामला ना हो, हिबा वगैरह का मामला ना हो, विद कंसिडरेशन उसने वो प्रॉपर्टी किसी चीज के इवज पैसे दे के खरीदी हो, और जैसा कि इसने एक और शर्त लगाई, पेड हिज मनी, और कंप्लीटली उसने अपनी मनी, अपनी कंसिडरेशन पे भी कर दी हो। इन दो जजमेंट्स में इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ट्रांसफर विद कंसिडरेशन होगा तो ही वो इस एक्सेप्शन के डिफेंस को क्लेम कर सकता है। कौन? सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेमर। जो सब्सिक्वेंटली टाइटल क्लेम कर रहा है उसके पास एक डिफेंस है ना कि उसने विद कंसिडरेशन खरीदी थी, उसके नोटिस में नहीं था, वो गुड फेथ में आया था, तो वो उस डिफेंस को उसी वक्त क्लेम कर सकता है, उस डिफेंस को उसी वक्त ले सकता है जब उसने वो प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन खरीदी हो, रीजनेबल इंक्वायरी करके खरीदी हो। यानी पहले नॉर्मल प्रूडेंस, जिस तरह एक नॉर्मल बंदा किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले चेक करता है कि ये प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड तो नहीं है या प्रॉपर्टी किसी और को तो नहीं बेचता, उसने वो रीजनेबल इंक्वायरी की हो और उसको पता ना चले कि इसी प्रॉपर्टी में किसी और से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, फिर बोनाफाइड एंड गुड फेथ में वो आया हो, उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हो, तो इन सूरत में फिर सी के खिलाफ या जो सब्सिक्वेंटली क्लेमर है किसी टाइटल का, उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गारंटी नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पे एक और मजे की बात कि अगर सब्सिक्वेंट टाइटल का जो क्लेमर है, जिस तरह सी है, ये कोर्ट में आके हल्फन कह देता है, ऑन ओथ कह देता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी जब खरीदी थी या इसको जो पैसे दिए थे, एक तो मैंने वो फुली दे दिए, दूसरा कि मेरे नोटिस में ये बात नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी में पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तीसरा मैंने यानी पैसे देके फुल मनी पे कर दी, विद कंसिडरेशन खरीदी थी। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ सी से शिफ्ट हो जाएगा बी पे। अब बी को ये बात प्रूव करना होगी अगर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सी लेनी है, तो कि इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी इसके नोटिस में थी ये बात कि ये प्रॉपर्टी पे मेरे एक साथ कोई एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी इसने खरीदी। अब बी को प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हल्फन कह देता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बोनाफाइडली गुड फेथ में विदाउट नोटिस टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खरीदी थी, और ये बात डिटेल में कहाँ पर डिस्कस की गई है, इस जजमेंट में, पीएलडी 2011 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 296। अच्छा, अब हम एक दफा फिर पढ़ते हैं इसी क्लॉज बी को। एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, किसके अंडर? इसके पास जो टाइटल था उसी टाइटल के अंडर क्लेम कर रहा है, कि वो कह रहा है कि अब ये टाइटल मेरे पास आ गया। क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली आया इसके पास कॉन्ट्रैक्ट का सब्सिक्वेंटली, जो कॉन्ट्रैक्ट था तो उस वक्त उसके पास वो टाइटल नहीं था, लेकिन बाद में उसके पास वो टाइटल आया है, वो कह रहा है कि अब मैं इस टाइटल के तहत क्लेम कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को। एक्सेप्ट, यह तो जनरल प्रिंसिपल हो गया कि उसके खिलाफ ली जा सकती है। एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु इज पेड, लेकिन उस ट्रांसफरी के खिलाफ, उस थर्ड पर्सन के खिलाफ ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती जिसने विद पेड मनी, पेड हिज मनी, कंसिडरेशन फुल पे कर दी हो, यानी कंसिडरेशन की वजह प्रॉपर्टी खरीद दी और फुल पे कर दी हो, ये गुड फेथ बोनाफाइड था, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके जहन में उसके नोटिस में ये बात नहीं थी, उसको नहीं पता था कि इसी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। इनके हेड नोट्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगा पढ़ के बुक से कि इन जजमेंट्स के हेड नोट क्या है, ताकि कुछ लोग जो हेड नोट लिखते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब आते हैं क्लॉज सी की तरफ। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच, कोई भी शख्स जो टाइटल क्लेम कर रहा है, विच थो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन टू द प्लेंटिफ, ऊपर हमने क्या बात की, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अब हम कहेंगे प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रायर था उस कॉन्ट्रैक्ट से होने से पहले भी वो शख्स उस टाइटल को क्लेम कर रहा था, एंड नॉन टू द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ को भी ये बात पता थी कि ये शख्स इस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लेम कर रहा है। प्लेंटिफ यहाँ पे कौन है? बी है, और इसको ये बात पता थी कि तीसरी पार्टी इस प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल क्लेम करती है, और उसका टाइटल इस कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले का, प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऊपर बी क्लॉज है, ये अपोजिट है, बी में क्या है, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें प्रायर यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही वो पार्टी टाइटल क्लेम करती थी। माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, लेकिन वो टाइटल डिफेंडेंट डिस्प्लेस कर सकता था, यानी डिफेंडेंट इधर कौन है? ए है, ए ये टाइटल डिस्प्लेस
कर सकता था जिस टाइटल को प्रायर जो क्लेमर है, मिसाल के तौर पे अब हम इसमें यही एग्जांपल ले लेते हैं कि सी जो था ये प्रायर क्लेमर था, इसको यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का हुआ है उससे पहले ही ये टाइटल क्लेम करता था और बी को पता भी था कि ये पार्टी टाइटल क्लेम करती है। अब अगर बी इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ले सकता है, उस सूरत में ले सकता है जब इसके पास जो टाइटल था वो माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन? ए हुआ। ए उसके उस टाइटल को जिसको वो क्लेम कर रहा है डिस्प्लेस कर सकता था। अब इसकी हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्लॉज बी की इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ी, क्लॉज सी की पढ़ते हैं, लास्ट में क्लॉज बी की भी देख लेंगे। ए द टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ एन स्टेट। ए है टेनेंट फॉर लाइफ किसी एक प्रॉपर्टी का विथ रिमाइंडर टू बी, और इसकी जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बी के पास। रिमाइंडर यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है उसका बी है। ए टेनेंट फॉर लाइफ है और इसके बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बी के पास। इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द सेटलमेंट अंडर विच ही इज टेनेंट फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी थी एक्स की, एक्स ने प्रॉपर्टी इसको दी हुई थी टेनेंट फॉर लाइफ, और बाद में कहा था कि जब आपकी लाइफ खत्म हो जाए तो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी रिमाइंडर बी के पास, यानी बी के पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। और जिस सेटलमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत इसको एक प्रॉपर्टी दी गई थी, हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज भी इंसर्ट कर दी हो कि आप अपनी लाइफ में, बेसिकली आपका टाइटल कौन सा है? टेनेंट फॉर लाइफ वाला है, लेकिन आप अपनी लाइफ में इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में बेची तो ठीक, अगर आपने ये प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में नहीं बेची तो ये प्रॉपर्टी जब आपकी डेथ के बाद बी के पास चली जाएगी। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ये चीज हम एग्जांपल से एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उसने बात ऐसी की है। ए द टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ एन स्टेट विद रिमाइंडर टू बी इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट के दरमियान थी अंडर विच ही इज टेनेंट फॉर लाइफ, और इसी सेटलमेंट के तहत ये टेनेंट फॉर लाइफ था, इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सेटलमेंट हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल द स्टेट टू सी। अब ये इस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ, यानी ऊपर जो बात की ना इन ड्यू कोर्स इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ द पावर, यानी इसके पास पावर थी कि उस प्रॉपर्टी को वो बेच सकता था। इसलिए हमने अज्यूम किया कि उस सेटलमेंट में इसको ये पावर भी दी गई थी कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता था टेनेंट फॉर लाइफ होने के साथ साथ। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू स्टेट बी हु हैज नोटिस ऑफ द सेटलमेंट, और सी को यह भी पता था कि ए यहाँ पे टेनेंट फॉर लाइफ है और ए की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जानी है बी के पास। ए की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जानी है बी के पास। सी को ये सारा कुछ पता था, यानी रिमाइंडर सी बी है, यहाँ पे सी को ये पता था। बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड, अब यहाँ पे सेल का एग्रीमेंट तो हो गया ए और सी के दरमियान, टेनेंट फॉर लाइफ और परचेजर के दरमियान, लेकिन वो सेल का एग्रीमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जो उसकी डेट फिक्स की गई थी वो डेट नहीं आई। ए डाइज, टेनेंट फॉर लाइफ जो कि ए है वो मर जाता है। सी में इनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी। अब सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है अगेंस्ट बी। अब वो वाला हम सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन क्लॉज सी पढ़ते हैं। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच, अब ये शख्स टाइटल तो क्लेम कर सकता था क्योंकि ये रिमाइंडर था, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इसी के पास जानी थी, टाइटल क्लेम में कर सकता था। दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन टू द प्लेंटिफ, जो इसका टाइटल क्लेम करने का राइट था वो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे प्रायर था, उससे पहले ही उसके पास वो टाइटल क्लेम करने का राइट था, क्योंकि वो रिमाइंडर पहले था। सेटलमेंट जो हुई थी एक्स और ए के दरमियान वो पहले हो गई थी और उसमें उसको रिमाइंडर के तौर पर रखा गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट ये बाद में हुआ, अगरचे वो इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रायर टाइटल क्लेमर था एंड नॉन टू द प्लेंटिफ। और सी यानी प्लेंटिफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है उसको ये पता भी था कि ये इस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लेम करता है और इसके पास ऑलरेडी टाइटल क्लेम करने का राइट है, प्रायर राइट है। माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, लेकिन इसके पास जो टाइटल था वो ऐसा टाइटल था जिसको ए डिस्प्लेस कर सकता था।
अब ना दरमियान वाली चीज हटा के पढ़े, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। कोई ऐसा शख्स जो किसी प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल क्लेम कर रहा है, लेकिन उसका टाइटल कौन सा है, विच माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। ऐसा टाइटल है उसके पास जो डिफेंडेंट डिस्प्लेस कर सकता था। अब तो डिफेंडेंट की डेथ हो गई, लेकिन अगर डिफेंडेंट होता तो वो उसके टाइटल को डिस्प्लेस कर सकता था। तो उस शख्स के खिलाफ भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। यानी बी के पास इस पूरे सिनेरियो में जो टाइटल था वो ऐसा टाइटल था कि ए अगर जिंदा होता तो उस टाइटल को डिस्प्लेस कर सकता था। तो कोई शख्स जिसके पास ऐसा टाइटल हो या ऐसे टाइटल को क्लेम कर रहा हो कि उस टाइटल को डिफेंडेंट पार्टी डिस्प्लेस कर सकती थी, उसके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं, चाहे वो टाइटल प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट हो और प्लेंटिफ को उसको पता भी हो कि वो टाइटल क्लेम करता है इस प्रॉपर्टी पे। दोबारा मैं आपको इसको ब्रीफ करके समझाता हूँ। एक्स ने प्रॉपर्टी दी टेनेंट फॉर लाइफ के तौर पे ए को, रिमाइंडर रखा बी को, यानी आप टेनेंट फॉर लाइफ है इस प्रॉपर्टी के और ये प्रॉपर्टी आपके बाद चली जाएगी बी के पास, और इसको इख्तियार ये भी दे दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को अगर जिंदगी में बेच दें तो ठीक, नहीं तो ये अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बी के पास चल जाएगी। अब टाइटल तो यहाँ पे बी का एक अराइज हो गया ना, बी इस प्रॉपर्टी पे टाइटल क्लेम तो कर सकता है। अब ए ने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया सी के साथ, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कंप्लीट होने से पहले ए की डेथ हो गई। अब सी इस प्रॉपर्टी जो ए ने सी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था जिस प्रॉपर्टी के हवाले से, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी, क्योंकि बी के पास जो टाइटल था जिसको वो टाइटल को क्लेम करता था वो ऐसा टाइटल था विच माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट जो ए रियल में जो डिफेंडेंट बनता था वो डिस्प्लेस कर सकता था उस टाइटल को। ये क्लॉज सी है। क्लॉज डी की तरफ आते हैं। व्हेन अ पब्लिक कंपनी हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमेलगमेटेड विद अनदर पब्लिक कंपनी। वो अमेलगमेशन हमने सेक्शन 23 में पढ़ा था कि मर्जिंग ऑफ टू कंपनीज। मिसाल के तौर पे ए और बी दो कंपनीज हैं, ए मर्ज हो गई बी में, तो उधर हमने क्या पढ़ा था कि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किसी और शख्स के साथ किए थे, किसी और कंपनीज के साथ किए थे, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनीज है, उनके साथ जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मर्ज होने के बाद जो न्यू कंपनी है जिसमें मर्ज हुई है वो कंपनी उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब ये इसके बाद उल्ट है, अब ये है कि ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हुई, अब ये जो शख्स हैं जिनके साथ ए कंपनी ने मर्ज होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, वो शख्स वो एंटिटीज जिस कंपनी जो न्यू कंपनी बनी है जिसमें मर्ज हुई है उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। यानी पहले इसको राइट दिया गया था कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनके खिलाफ ऑब्टेन कर सकती है न्यू कंपनी जो मर्ज होने के बाद न्यू कंपनी बनी है। अब इनको राइट दिया गया है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि आप उस न्यू कंपनी के खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, यानी उसके उल्ट बात हो गई है। क्लॉज ई देखते हैं, सी डी की इन्होंने इलस्ट्रेशन नहीं दी। क्लॉज ई देखते हैं, व्हेन द प्रोमोटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैव, यानी किसी पब्लिक कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, वो मैंने आपको प्रोमोटर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से पहले उसके कुछ पर्पसेस के हवाले से एग्रीमेंट किए जाते हैं जो प्रोमोटर्स करते हैं, और बाद में अमूमन वो प्रोमोटर्स ही उस कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर वगैरह बनते हैं। बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए, द कंपनी कौन, जिस कंपनी के वो प्रमोटर थे, उस कंपनी के प्रमोटर ने जो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया था, उस कंपनी के खिलाफ भी, अब मिसाल में देता हूं कि एक्स वाई जेड और ये ए कंपनी है, एक्स वाई जेड इस कंपनी का प्रमोटर है, इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होने से पहले ये इसके प्रमोटर थे, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, एफ के साथ मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रमोटर ने जो कंपनी के किसी के प्रमोटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बाद में वो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करा सकती है। हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 23 में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि प्रमोटर ने किसी एंटिटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और बाद में वो कंपनी जिसके वो प्रमोटर थे इनकॉर्पोरेट हो गई, तो वो एंटिटी उस कंपनी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती है, यानी वो सेक्शन 23 के उल्ट बात यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइसो ऐड की है इसने।
provided that the company has ratified and adopted the contract and the contract is warranted by the terms of the incorporation। लेकिन शर्त यह है कि जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई करती हो, यानी वेरीफाई करती हो, उनको एक्सेप्ट करती हो कि हमारे वाकई में हमारे प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एंड अडॉप्टेड रेटिफाइड एंड अडॉप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड थे, यानी वर्किंग पर्पस ऑफ कंपनी से रिलेटेड थे, नॉट द शेयर के सेल परचेज के हवाले से थे। यानी इस कंपनी के प्रमोटर ने जो एफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था, इस कंपनी के वर्किंग पर्पस से रिलेटेड था, ना कि इस कंपनी के शेयर की सेल परचेज के हवाले से था। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो उस कंपनी की वर्किंग पर्पस के हवाले से था, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर कंपनी के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की करा सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। ये आपने इस हवाले से जजमेंट लाजमी देख लिया, जिसमें एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी के पर्पस के लिए किए जाते हैं, उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए किए जाते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट को ही सिर्फ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपनी के खिलाफ ले सकते हैं, अदरवाइज उन कॉन्ट्रैक्ट की नहीं ले सकते जो प्रोमोटर्स ने तो किए हो किसी कंपनी के, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, शेयर की सेल परचेज के हवाले से हो, कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, प्रोमोटर्स ने पहले उसकी शेयर सेल करना शुरू कर दिया, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते। अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं क्लॉज बी की, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन उसकी इलस्ट्रेशन देख लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन समझ आने में। अच्छा, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू कन्वे सर्टेन लैंड टू बी बाय अ पार्टिकुलर डे। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू कन्वे सर्टेन लैंड टू बी बाय अ पार्टिकुलर डे, यानी ए बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी सर्टेन लैंड के हवाले से कि इस जमीन को किसी पार्टिकुलर दिन को ए बी को दे देगा। ए डाइज इन स्टेट बिफोर दैट डे विदाउट हैविंग कन्वेड द लैंड। अब ए मर जाता है इन स्टेट, यानी उसने उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई वसीयत नहीं की, किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी। इन स्टेट का मतलब ये है बिफोर द डे विदाउट हैविंग कन्वेड द लैंड, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले या जमीन ट्रांसफर करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। बी में कंपेल एज हियर और अदर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। अब जो इसके लीगल ये थे, मिसाल के तौर पे एक्स वाई जी थे, तो ये अब इस प्रॉपर्टी के क्लेमर हुए ना, सब्सिक्वेंट टाइटल तो इनके पास आया ना। अब सब्सिक्वेंट टाइटल तो ये क्लेम कर रहे हैं, पहले टाइटल ए के पास था, लेकिन ए के अंडर अब टाइटल किन के पास आ गया, सब्सिक्वेंटली इनके पास। लेकिन जो टाइटल था ये उनके पास उस वक्त नहीं था जब ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसका मतलब सब्सिक्वेंटली इनके पास ये टाइटल आया। तो वही वाली बात जो क्लॉज में दी गई है, अब इनके खिलाफ क्लॉज बी में जो बात की गई है वही वाली बात है कि बी इनके खिलाफ अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट टू द टाइटल है, किसके अंडर द टाइटल है ए के, जो ओरिजिनल में उस लैंड का ऑनर था या टाइटल होल्डर था। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल सर्टेन लैंड टू बी फॉर RS 5000। ए कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किसी लैंड के वाले से 5000 की बेचने का। ए आफ्टरवर्ड कन्वेज द लैंड फॉर RS 6000 टू सी। अब ए सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 6000 की बेचने का, जिस तरह मैंने आपको 50 लाख और 60 वाली एग्जांपल दी थी। हु हैज नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और सी को पता भी था कि ए ने ये प्रॉपर्टी पहले एग्रीमेंट टू सेल के तहत बेची हुई है बी को 5000 की, सी के नोटिस में ये बात थी। बी में इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सी अगेंस्ट सी। अब बी अगेंस्ट सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस कॉन्ट्रैक्ट की ले सकता है, क्योंकि सी उसमें बोनाफाइड परचेजर नहीं था, गुड फेथ में नहीं आया था, उसके नोटिस में पहले ये बात थी कि इस प्रॉपर्टी के वाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तीसरी एग्जांपल देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लैंड टू बी फॉर RS 5000। इसको रेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल
लैंड टू बी फॉर आवर्स 5000। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी लैंड के हवाले से, कितने की? 5000 की। बी टेक्स पोजीशन ऑफ द लैंड, और बी ने इस पोजीशन लैंड की पोजीशन भी ले ली थी एग्रीमेंट टू सेल में, उसको पोजीशन डिलीवर कर दी गई थी। आफ्टरवर्ड ए सेल्स इट टू सी फॉर अ फ्यू सर्टन। अब ए सी को भी इसे ट्रांसफर कर देता है, कितने की? 6000 की। सी मेक्स टू इंक्वायरी ऑफ बी रिलेटिंग टू हिज इंटरेस्ट इन द लैंड, और सी ने इस प्रॉपर्टी की पोजीशन ली हुई थी। अब सी उस चीज की इंक्वायरी भी करता है कि सी बी के पास इस प्रॉपर्टी की पोजीशन यानी किस हवाले से है, किस तरह उसके पास पोजीशन है, जबकि प्रॉपर्टी तो एक ही है। बी के पास जो पोजीशन है वो लीज में है या कोई एग्रीमेंट तो सेल हुआ पड़ा है। सी इस बात की इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी में से क्या मिलता है? B's possession is sufficient to affect C with notice of his interest, and he may enforce specific performance through the contract against C. C makes no inquiry of B. Sorry, C makes no inquiry of B. C ने इस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की कि ये प्रॉपर्टी तो एक ही है, लेकिन इस पे कब्जा पोजीशन बी का है, तो कुछ तो यहाँ में गड़बड़ है ना। सी को इंक्वायरी करना चाहिए थी, लेकिन सी ने इंक्वायरी नहीं की। तो वही बात है, अगर बगैर इंक्वायरी के रीजनेबल इंक्वायरी, जिस तरह मैंने आपको ये बताई कि अगर आपने रीजनेबल इंक्वायरी नहीं की तो आपके खिलाफ फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई पार्टी ले सकती है। अब हम देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंसिडरेशन फॉर आरएस 1000 टू bequeath certain land of his land, certain of his lands to B. ए bequeath करता है किसी अपनी लैंड को, कितने की? 1000 टू बी। अब क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट ए डाइज इन स्टेट। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ए मर जाता है इन स्टेट, यानी उसको डायरेक्शन नहीं की, कोई वसीयत नहीं की उस प्रॉपर्टी के हवाले से। एंड सी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको सी इसके एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, यानी ए के जो मामला थे उनको सी देखभाल कर रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अब सी कर रहा है। बी में इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी। अब बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, सिंपल सी बात। A contracts to sell certain land to B. Before the completion of contract, A becomes a lunatic and C is appointed his committee. वही बात, इसमें क्या हमने B की डेथ कंसीडर की थी, अब हम समझते हैं कि B की A की डेथ नहीं हुई, लेकिन इस ये लुनेटिक हो गया, यानी इसकी कोई लीगल डेथ हो गई, अब ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब इसका जो कमेटी असाइन हुआ, फिक्स किया गया, जो इसका जस्ट असाइनी है वो सी है। तो ए के अब सारे मामला को कौन? सी देख रहा है, सी के खिलाफ बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 27, जिसमें हमने उन शख्स को पढ़ा, उन एंटिटीज को पढ़ा जिनके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उसमें हमने एक तो कहा कि एनी पार्टी देयर टू, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेमर, यानी कोई ऐसी एंटिटी जो उस वक्त तो टाइटल क्लेम नहीं कर रहा था जब किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट तो सेल हो रहा था, लेकिन बाद में वो उस टाइटल को क्लेम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। कौन ले सकता है? जो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा था। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो बोनाफाइडली या गुड फेथ में, और उसको पहले वाली प्रॉपर्टी का नोटिस नहीं था और उसने रीजनेबल इंक्वायरी भी की थी, उसे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस नहीं था और उसने रीजनेबल इंक्वायरी भी की थी, तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उसके खिलाफ फिर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। क्लॉज सी में हमने देखा कि कोई ऐसा टाइटल का क्लेमर जिसके पास टाइटल तो ऑलरेडी था, लेकिन वो ऐसा था कि विच माइट हैव बीन डिस्प्लेस, उसको डिस्प्लेस कर सकता था डिफेंडेंट, तो उसके खिलाफ भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। क्लॉज डी में हमने कहा कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी में एमलगेमेंट हो गई, मर्ज हो गई, तो पहले वाली कंपनी ने, मर्ज होने वाली कंपनी ने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे मर्ज होने से पहले, तो उन कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है अगेंस्ट द न्यू इमर्जिंग कंपनी, या जो न्यू कंपनी बनी है आफ्टर मर्ज होने के बाद। क्लॉज ई में हमने देखा कि वन द प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, हाँ किसी कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के वर्किंग पर्पस के हवाले से हो, इनकॉर्पोरेशन के हवाले से हो, और बाद में उस कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी किया हो, अडॉप्ट भी किया हो, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जिनके साथ वो हुए थे वो शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी, जिस कंपनी के वो प्रमोटर्स थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम
सेक्शन 27A को डिस्कस करेंगे। इनके मैं आपको हेड नोट्स पढ़ के बता देता हूँ ताकि जिन लोगों ने लिखना है वो लिख सकें। 2002 YLR हाँ, ये जहाँ पे ट्रांसफर विद कंसिडरेशन के हवाले से बात की गई है। Subsequent transferee was only protected if he had acquired property through sale by making payment through cash or money and not by any other mode, whether it be a gift or exchange। यानी उसने वो गिफ्ट या एक्सचेंज के थ्रू प्रॉपर्टी ना ली हो, जो सब्सिक्वेंट टाइटल क्लेमर है उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी हो विद कंसिडरेशन और उसने अपनी कंसिडरेशन फुल पे कर दी हो। लव एंड अफेक्शन यानी गिफ्ट या एक्सचेंज की सूरत में जो होता जिसकी सूरत में गिफ्ट होता है किसी प्रॉपर्टी का, लव एंड अफेक्शन और लैंड इन एक्सचेंज could not be accepted as consideration equivalent to the money because that would be stretching the word money too far as used in section 27 clause B of specific leaf act not applicable। यानी कि जो लव एंड अफेक्शन या एक्सचेंज या गिफ्ट की सूरत में अगर किसी ने प्रॉपर्टी किसी को मिली और वो उसका टाइटल सब्सिक्वेंटली क्लेम कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसके पास टाइटल आया है, तो वो उस प्रॉपर्टी उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हम रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन उस शख्स के खिलाफ नहीं ले सकते जिसने वो विद कंसिडरेशन प्रॉपर्टी परचेज की हो, बोनाफाइडली परचेज की हो और उसके नोटिस में पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट उसके नोटिस में नहीं था। ये इन दो जजमेंट्स में बात की गई। अब रीजनेबल इंक्वायरी के हवाले से, हाँ, टू बी अ बोनाफाइड परचेजर, अब बेसिकली बोनाफाइड परचेजर की वो एक डेफिनेशन समझने कर रहा है। अ पार्टी हैज टू प्रूव नॉट हैविंग नोटिस ऑफ एक्चुअलिटी अलोंग विद द एलिमेंट ऑफ रीजनेबल इंक्वायरी मेड ऑन हिज पार्ट, सच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फैक्चुअल एस्पेक्ट बट इंक्लूड्स लीगल एलिमेंट। ये हो गई रीजनेबल इंक्वायरी के वाले से। बोनाफाइड और गुड फेथ को हम देखते हैं। हाँ, गुड फेथ इज इक्विवेलेंट टू ऑनेस्टी ऑफ डीलिंग and does not entail upon the purchaser the necessity of searching the registry. Good faith can be said to be satisfied if the subsequent vendee has acted as a man of ordinary prudence, यानी ordinary prudence में उसने इंक्वायरी की हो, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उसने उस प्रॉपर्टी की देखभाल की हो कि ये प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं। In making inquiries expected from a purchaser who want to acquire a good title for the price he is paying। ये हो गई बोनाफाइड एंड गुड फेथ के हवाले से। ऑनेस्ट टू प्रूव के हवाले से ये जजमेंट्स हैं यहाँ पे, यानी अगर उसने हल्फन कह दिया तो ऑनेस्ट टू प्रूव प्लेंटिफ पे शिफ्ट हो जाता है। इसको क्या जजमेंट है, 1992 SCMR 1442। हाँ, इसको देख लें। सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी स्टेटिंग ऑन ओथ डेट ही हैज नो नॉलेज ऑफ प्रीवियस एग्रीमेंट ऑफ सेल, उसने ऑन ओथ कह दिया। हिज सच स्टेटमेंट वुड बी सफिशिएंट टू डिस्चार्ज हिज बर्डन एंड देन द ओनस वुड शिफ्ट टू द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी कौन है, प्लेंटिफ। अपोजिट पार्टी टू प्रूव डेट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी हैड नोटिस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ऑनेस्ट टू प्रूव शिफ्ट हो गया। अगर उसने हल्फन कह दिया कि मैंने प्रॉपर्टी विदाउट नोटिस, मैंने नोटिस में बात नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, मैंने ये बोनाफाइडली गुड फेथ में खरीदी थी, तो अब जो पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके खिलाफ क्लेम कर रही है, उस पार्टी को उस प्लेंटिफ को ये साबित करना होगा कि नहीं, इसने ये प्रॉपर्टी, इसको पता था कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, इसके नोटिस में बात थी, फिर भी इसने प्रॉपर्टी खरीदी और ये बोनाफाइड या गुड फेथ में परचेजर नहीं था और इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर विद कंसिडरेशन नहीं खरीदी, या इसको ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज में मिली या गिफ्ट में मिली। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।